Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. First of all, really sorry for the delay of the videos. Actually चैनल पे ना फोर्थ सेम के रिटर्न नोट्स अपलोड करने के लिए भी बहुत कमेंट्स आ रहे थे, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं फोर्थ सेम के रिटर्न नोट्स में बिजी हो गई थी। इसीलिए मेरे लिए मैनेज करना ना सेकंड और फोर्थ सेम के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था एक साथ अपलोड करने वीडियोज़। बट आई प्रॉमिस नेक्स्ट सेमेस्टर में आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वीडियोज़ जो हैं आप तक टाइम पर पहुंचेंगी। और उन बच्चों का दिल से शुक्रिया जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। जब आप कमेंट्स में बताते हो कि आपके लिए जो ये रिटर्न नोट्स हैं वो बहुत हेल्पफुल है और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है, आपका टाइम सेव हुआ, तो ये जानकर मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं जो इतनी मेहनत कर रही हूँ, हार्डवर्क करके इतने नोट्स बना रही हूँ आपके लिए, वो आपके काम आ रहे हैं। तो ये जानकर सच में बड़ी खुशी होती है कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो सफल हो रही है। Now without wasting more time, let's start with that topic. So जैसे कि मैंने आपको सिलेबस एग्जाम पैटर्न की वीडियो में बताया था, यूनिट 3 के अंदर टोटल 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो यहाँ पर मैं आपके साथ सुप्रीम कोर्ट वाला जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करूँगी। सो क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट द स्ट्रक्चर, पावर एंड पोजीशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। सुप्रीम कोर्ट जो होता है इंडिया का एपेक्स कोर्ट है, मीन्स हाइएस्ट पोजीशन कोर्ट है। जो फाइनल डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट में लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट को इनॉग्रेट यानी उसका उद्घाटन किया गया था 28 जनवरी को 1950 में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट कोर्ट एंड ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन इन द जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम यानी कि जो इंसाफ देता है लोगों को, उसमें सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन सबसे हाईएस्ट है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और अगर हम हाई कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया का। उसके अंदर 448 आर्टिकल्स है एट प्रेजेंट। तो उसके अंदर जो भी इंटरप्रिटेशन होता है कि मीनिंग जो होगा हर आर्टिकल का क्या मतलब होता है अकॉर्डिंग टू एक पर्टिकुलर केस के, तो उसका मीनिंग भी सुप्रीम कोर्ट ही बता सकता है। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंट्रोल द एंटायर जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया का जितना भी इंसाफ सिस्टम है, जितने भी कोर्ट्स आते हैं, वो सारे सुप्रीम कोर्ट के अंडर वर्क करते हैं। डिसीजन गिवन बाय इट आर फाइनल एंड कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। जो भी डिसीजन ने सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया वो फाइनल होता है और उसे हम कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते इंडिया के किसी भी कोर्ट में। नेक्स्ट हेडिंग है कॉम्पोजिशन। जब सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ था उस टाइम पर एक सीजीआई और 7 अदर जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और जैसे जैसे इंडिया के अंदर कोर्ट का काम इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई, तो नंबर ऑफ़ केसेस भी इंक्रीज़ होने शुरू हुए, जिसकी वजह से पार्लियामेंट ने जो जजेस का नंबर है उसको अपडेट करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले 1956 के अंदर जो जजेस हैं उनका नंबर 11 किया गया। उसके बाद 1986 में नंबर को इंक्रीज़ करके 26 किया गया। फिर 2009 के अंदर जो जजेस हैं उनको 31 जो है नंबर पे ला दिया गया। और फाइनली जो लेटेस्ट अभी नंबर इंक्रीज़ हुआ है जजेस का वो 34 है 2019 के अंदर। सो एट प्रेजेंट हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सीजेआई हैं यानी कि हेड हैं जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 33 अदर जजेस हैं। तो ये कॉम्पोजिशन है सुप्रीम कोर्ट की। नेक्स्ट हेडिंग है अपॉइंटमेंट, कि किनके पास अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट के जज के लेटर की अपॉइंटमेंट पर सिग्नेचर करने की। तो जितने भी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके अपॉइंटमेंट लेटर पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो सिग्नेचर करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है क्वालिफिकेशन, कि अगर एक पर्सन जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस है। सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारत के नागरिक होने चाहिए। सेकंड, जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 10 ईयर्स। हाई कोर्ट में जज रहे होने चाहिए कम से कम 10 साल के लिए। थर्ड है एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट एट लीस्ट 10 ईयर्स। हाई कोर्ट में एज अ एडवोकेट की पोस्ट पे उन्होंने काम किया होना चाहिए 10 साल तक। और फोर्थ है डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि जो जिसको जज चूज़ किया जाएगा उन्होंने पहले सारे रिकॉर्ड जो भी होगा उनका क्लियर हो, कोई भी उन पर कॉन्ट्रोवर्सीज ना हो, कोई ऐसा बयान ना दिया हो जिससे दंगे फसाद हुए हों सोसाइटी के अंदर। तो जितना भी उनका रिकॉर्ड है, जो भी उनका वर्क है, वो अच्छे से प्रॉपरली मेंटेन उन्होंने किया अपने पास्ट में, उस पर्सन को जो है सुप्रीम कोर्ट का जज जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है टर्म एंड रिमूवल, कि जब एक पर्सन को सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जाता है तो वो कितने टाइम तक उस पोस्ट पर रह सकते हैं और उन्हें कैसे रिमूव किया जाता है। अ सुप्रीम कोर्ट जज हैज़ अ टेन्योर अंटिल ही हैज़ अटेन द एज ऑफ 65। तो जब तक एक पर्सन जो है 65 एज तक नहीं होता तब तक वो जज रह सकता है सुप्रीम कोर्ट का। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि किसी को 40 या 50 ईयर्स में चूज़ कर लिया जाता है। एक्चुअली उनकी जो क्वालिफिकेशन है वही बहुत हाई है, क्योंकि 10 ईयर्स तक सुप्रीम कोर्ट के जज और एडवोकेट, तब तक वो
उनकी एज जो है अपने आप ही उनकी 62-63 तक पहुंच ही जाती है। जो भी जजेस अपॉइंट किए जाते हैं वो ज़्यादातर जो है 1 या 1.5 साल तक रह पाते हैं, उसके बाद उनकी रिटायरमेंट हो जाती है। इसके अलावा जो टेन्योर है जज का वो कम भी हो सकता है इन फॉलोइंग कंडीशंस में, जैसे कि अगर वो खुद रिज़ाइन कर दें, सेकंड अगर उनकी डेथ हो जाए उनके टेन्योर के दौरान, या थर्ड उन्हें इम्पीच कर दिया जाए। मींस अगर कोई भी ऐसा काम वो करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं तो उन्हें इम्पीच किया जा सकता है। सेकंड कोई पार्शियलिटी करते हैं किसी की तरफ, यानी एक तरफा बयान देते हैं तब भी उन्हें इम्पीच किया जा सकता है, या फिर कोई ऐसा बयान दे दिया उन्होंने सोसाइटी के अंदर जिससे जो है दंगे फसाद हो गए हैं, कंट्री की जो यूनिटी है वो टूट रही है। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो बहुत ही हाईएस्ट पोजीशन पे होते हैं, उन्हें सिंपली हटाया नहीं जा सकता एक लेटर लिखकर। उनके लिए जो है पूरा प्रोसेस चलाया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, उसी वर्ड को हम इम्पीच कहते हैं। अब जो ये इनका इम्पीचमेंट प्रोसेस है इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है रिमूवल मोशन, यानी कि एक बिल लाया जाता है, वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में आ सकता है। फ़र्क इतना है कि अगर लोकसभा में आता है यानी कि लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में वो आता है तो उस पर 100 मेंबर्स को साइन करना पड़ेगा, और अगर वो राज्यसभा में आता है पहले तो उसको 50 मेंबर्स को साइन करना पड़ेगा। लोकसभा के मेंबर्स जो है बिल को साइन करने के बाद स्पीकर को सबमिट करेंगे, और राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं बिल को साइन करने के बाद चेयरमैन को सबमिट करेंगे। जब चेयरमैन और स्पीकर उस रिमूवल मोशन को एक्सेप्ट कर लेंगे तो 3 मेंबर कमेटी जो है वो बिठाई जाएगी। वो जो कमेटी है वो जो भी चार्जेस लगे हैं जज के खिलाफ उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, और अगर कमेटी जो है उसको लगता है कि जज के खिलाफ जो भी चार्जेस लगाए गए हैं वो सही है तो उसके बाद जो है मोशन बिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और दोनों हाउसेस में वोटिंग कराई जाती है, लोकसभा और राज्यसभा। अगर उसमें स्पेशल मेजॉरिटी के साथ जो सहमति है वो आ जाती है तो उसके बाद जो मोशन बिल है वो भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए, और अगर प्रेसिडेंट भी उस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो उस जज को उसकी पोस्ट से हटा दिया जाता है। सारा प्रोसेस किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए उनकी पोस्ट से, और इसी प्रोसेस को हम इम्पीचमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है पावर्स एंड फंक्शन। फर्स्ट पॉइंट है जुरिस्डिक्शन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए लॉज जो है वो कहाँ तक एप्लीकेबल है। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ओरिजिनल, एपेलेंट एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसको हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही ले जा सकते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में जा ही नहीं सकते। द सुप्रीम कोर्ट एंजॉयज ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। उन कानूनों पर या उस केसेस पर सीधा और सीधा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल हक होता है, एक्सक्लूसिव हक होता है। जैसे कि इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वन और मोर स्टेट, अगर कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए या फिर डिस्प्यूट हो जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर किसी एक स्टेट के साथ या बहुत सारी स्टेट्स के साथ, तो उस टाइम में हाई कोर्ट जो है डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि हाई कोर्ट उस टाइम पे पार्शल हो सकता है, तो इसमें डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट लेता है। सेकंड है बिटवीन 2 और मोर स्टेट, 2 या उससे ज़्यादा स्टेट्स के बीच में कभी कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसको भी जो है सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व करता है, उसके पास ओरिजिनल राइट होता है उसको केस को सॉल्व करने का। नेक्स्ट हेडिंग है एपेलेंट जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, कि जहाँ पर हम अपील कर सकते हैं वो सबसे हाईएस्ट कोर्ट इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, वहाँ अपील कर सकते हैं, और अगर हम हाई कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो हम जाकर फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे कोई भी सिविल केस हो या फिर क्रिमिनल केस हो। इट कैन हेयर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट्स के जो डिसीजन है उसके अगेंस्ट जाके भी सुप्रीम कोर्ट जो है डिसीजन दे सकता है। फर्स्ट केस है केस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी केस सॉल्व करते वक्त अगर हाई कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का किसी भी पार्ट का इंटरप्रिटेशन समझ नहीं आ रहा, उसका 2 या 3 मीनिंग निकल रहे हैं, तो हाई कोर्ट जो है खुद कोर्ट से अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो इस केस में इंटरफेयर करें और उनके जो उनको समझ नहीं आ रहा है इंटरप्रिटेशन वो उनके लिए करके दे उस स्पेसिफिक केस के लिए। सेकेंड, स्पेशल एपेलेंट पावर। सुप्रीम कोर्ट के पास खुद के पास ये पावर है कि वो किसी भी कोर्ट से अपने पास जो है केस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है राइट टू हेयर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ स्पेशल कोर्ट। इंडिया के अंदर स्पेशल कोर्ट बनाया जाता है किसी भी हाई प्रोफाइल केस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी लोगों पे पड़ने वाला है, तो ऐसे केसेस का जो डिसीजन है जल्दी लिया जाता है। अगर स्पेशल कोर्ट कोई भी डिसीजन दे देता है और उससे पर्सन जो है सेटिस्फाई नहीं है, तो डिसीजन जब स्पेशल कोर्ट ने दिया उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो पर्सन जो है अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट जो है उस केस पर प्रॉपर जो है चेकिंग कर सकता है, डिसीजन ले सकता है स्पेशल कोर्ट के अगेंस्ट जाकर भी।
ई पार्ट है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है किसी भी लीगल मैटर पे सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकते हैं और जो भी एडवाइस सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को देंगे वो बाइंडिंग नहीं है। प्रेसिडेंट की इच्छा होगी, वो मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं और अदरवाइज वो उसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं एडवाइस को। डी पार्ट है रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी कोर्ट के जज की जो जजमेंट है उसको दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं, यानी किसी भी केस को रीओपन कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो मिस्टेक्स है उसको अवॉइड किया जा सके और अगर कोई भी जुडिशियल सिस्टम के अंदर गलती है या फॉल्ट्स हैं उसको ठीक कर लिया जाए विद टाइम। ई पार्ट है जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और उससे रिलेटेड कोई भी जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगर कोई भी चेंजेस करने हैं फंडामेंटल राइट से रिलेटेड तो सिर्फ वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो है जो 5 रिट्स हैं उसको भी इशू कर सकता है, जैसे कि हेबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वोरेंटो, सेरिटोरी। ये जितने भी रिट्स होते हैं ये फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए इशू किए जाते हैं। एफ पार्ट है जुरिस्डिक्शन रिगार्डिंग टू द इलेक्टोरल डिस्प्यूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम पर अगर कोई भी इलेक्टोरल डिस्प्यूट हुआ है तो उसको भी सुनने का जो मेन राइट है वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। सुप्रीम कोर्ट है उसमें डिसीजन ले सकता है। सेकेंड पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, मींस कंट्री के अंदर जितने भी रूल्स रेगुलेशन बनते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनते हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि वो उसको प्रोटेक्ट करके रख सकता है। सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर लॉज पास बाय द यूनियन पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ इट वायलेट कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि अगर कोई भी कानून पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उस कानून को बैन कर सकता है। थर्ड पॉइंट है पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा गया है, किस केस के अंदर पर्टिकुलरली उसका क्या मीनिंग बनता है, उसका फाइनल इंटरप्रेटर सुप्रीम कोर्ट है और जो भी वो इंटरप्रेट करके बताएगा वो सारे कोर्ट्स को इंडिया के अंदर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट है जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट के पास ये स्पेशल ऑथराइजेशन है कि किसी भी केस को या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चेंज किया है, ऑर्डिनेंसेस बाय द प्रेसिडेंट, अगर कोई प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस निकाला है, बिल निकाला है या फिर गवर्नर ने निकाला है, वो सारी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट चेक कर सकता है क्या वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको दोबारा से बैन कर सकता है। तो जो भी कानून सोसाइटी के अंदर चल भी रहा है उसको भी दोबारा से रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। पॉइंट है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट के पास फाइनल एविडेंसेस होते हैं सारे केसेस के और जो भी एविडेंसेस सुप्रीम कोर्ट के पास होते हैं और वो पेश करते हैं उसको कहीं भी किसी भी कोर्ट में जो है इंडिया के चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास आज के टाइम में जितने भी केसेस हैं उस सबका लीगल रिकॉर्ड जो है उनके पास है। नेक्स्ट पॉइंट है मिसलेनियस पावर्स, यानी कि इन जितनी पावर्स को हमने डिस्कस किया उसके अलावा कोई पावर्स हैं। फर्स्ट है सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइजेस एंड सुपरिटेंड्स द वर्किंग ऑफ द लोअर कोर्ट। जितने भी लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं उनको सुपरवाइज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और उनके जो प्रोसीजर है उसको चेक कर सकता है। सेकेंड पॉइंट, इट मेक्स अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टाफ अदर देन जजेस। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को छोड़ के और जितना भी स्टाफ वर्क कर रहा है उसको अपॉइंट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। थर्ड है इट मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द एडवोकेट वर्किंग इन द सुप्रीम कोर्ट। जो भी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के अंदर वर्क कर रहे हैं उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है इट इन्वेस्टिगेट चार्जेस लेफ्ट बाय अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी। यूपीएससी मेंबर्स यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स हैं उन पर अगर कोई भी चार्जेस लगे हैं उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। लास्ट पॉइंट है इट इज़ द पावर टू पनिश अ पर्सन इफ फाउंड गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कोर्ट का कोई भी प्रोसीजर जो है उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया है, रूल्स रेगुलेशन जो कोर्ट ने बताए हैं उसको फॉलो नहीं किया किसी पर्सन ने, तो ऐसे पर्सन को भी पनिश कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। Last heading a position. Supreme Court is the highest court of India and occupies a central place in the governance of country. Supreme Court इंडिया में हाईएस्ट कोर्ट है और हमेशा जो है सेंट्रल प्लेस में रहता है कंट्री के। कोई भी जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने दी है वो एक न्यूज़ हेडिंग की तरह पूरे इंडिया में जो है वायरल हो जाती है। इट इज़ द हाईएस्ट अपील कोर्ट इवन द लास्ट रिजोर्ट वे द सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन सीक जस्टिस। ये सबसे हाईएस्ट अपील कोर्ट है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है तो हम अपना जो है केस सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं और वहाँ से जो भी हमें न्याय मिलेगा वो लास्ट रिजॉर्ट होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स को जो प्रोटेक्ट करता है। कोर्ट के पास ये पावर है कि किसी भी एक्शन और लॉ को वो बैन कर सकते हैं अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि अल्टीमेट जो पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की वो बहुत हाईएस्ट है इंडिया के अंदर। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोर्ट है इंडिया में। नाउ एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड।
कोई भी इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप यहाँ पे लिख सकते हो। और इन केस आपको लाइंस नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ पे लाइंस लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना। I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or your syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.